Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Assalamu alaikum friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Legal Lectures के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द बेसिक ऑफ लॉ, द फिलॉसफी ऑफ लॉ, द लाइफ ऑफ लॉ, इनफैक्ट द मदर ऑफ लॉ. लॉ कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे जनरेट हुआ, ये सब कुछ हमें जूरिस्प्रूडेंस या हमारा इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हमें बताया जाता है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने स्टार्ट किया. LLB के सेशन के स्टार्ट हमारे पार्ट फर्स्ट के लेक्चर जो है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी, और साथ में हमने लॉ ऑफ टॉर्ट को स्टार्ट किया. लेक्चर शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर जो अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके. सेकेंडली, मैं अपने जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं. और काइंडली मैं आपको इससे पहले भी अपने लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि मेरे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनकी कोई पेमेंट नहीं, कोई हर्जाना जुर्माना नहीं है, कोई इनका मुआवजा नहीं है. तो काइंडली आप इस चीज़ के ऊपर टेंशन ना लें. मुझे आप कॉल्स करते हैं, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, आपका भी बहुत सारा कीमती टाइम सिर्फ इस वजह से ख़राब हो जाता है कि आपको ये पूछना पड़ता है कि सर ये नोट्स फ्री हैं, पेड तो नहीं है, हमारे पैसे तो नहीं कट जाएंगे. भाई कैसे कट जाएंगे पैसे? क्या कभी ऑनलाइन पेमेंट जिसने भी की है उसको पता है अच्छे से ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको बैंक से वेरीफाई करवाना पड़ता है, बैंक से आपको अपना ऑनलाइन सेशन एक्टिवेट करवाना पड़ता है, स्पेसिफिक डेज एक्टिवेट करवाने पड़ते हैं, आपको अमाउंट स्पेसिफाई करवानी पड़ती है, फिर जाकर कहीं वो वेबसाइट को एसेस मिलती है आपकी पेमेंट काटने की, आपके पैसे काटने की. मुझे ताज्जुब ये है कि मतलब मेरी खुद की मैं आंस भी नहीं कर पाता, मुस्कुराता हूँ मैं कि ये कैसे आप मतलब आपने कोई रास्ता ऐसा पॉकेट का दिया हुआ अपनी गूगल को कि गूगल की तरफ से एक हाथ निकलेगा और आपकी पॉकेट से पैसे निकाल के ले जाएगा. सो मेरे नोट्स जो बिल्कुल फ्री है, कभी भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर टाइम भी मेरे नोट्स कभी भी पेड नहीं होंगे. मैंने ये इनिशिएटिव लिया ही स्टूडेंट्स के लिए था कि उनको आई नो डैट मैं भी स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ से गुजर कर आया था, मुझे इन चीज़ों का पता है, मैं जानता हूँ. मैंने सिर्फ एक कमेंट से, किसी एक बच्चे के कमेंट से मैंने ये इनिशिएटिव लिया था. और जब मैंने ये इसको स्टार्ट किया तो मैंने ये अहद किया था कि मैं कभी भी नोट्स की जो प्राइस है ये पैसे की सूरत में वसूल नहीं करूँगा. हाँ, मेरे नोट्स की प्राइस ज़रूर है, वो प्राइस 3 स्टेप के अंदर है. कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं एक नोट्स के एवज, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है एक नोट्स के एवज. हेल्प आप चाहे मुस्कुरा कर करते हैं, आप किसी को मुस्कुरा कर मिल लें, किसी के पास बैठ जाएँ, किसी को चाय का कप पिला दें, इवन किसी के दुख सुन ले, किसी को हंसा दें, मुस्कुरा दें, ये भी हेल्प है, ये भी इंसानियत की मदद के लिए काफ़ी है. और तीसरा स्टेप मेरी फ़ीस का जो है, मेरे लेक्चर्स की जो फ़ी है उसका, कि मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे. इसके अलावा मेरे किसी नोट्स की, मेरी किसी लेक्चर की कोई फ़ीस नहीं है. मुझे एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर क्या आपके केस की भी यही फ़ीस है? तो मेरे केसेस की ये फ़ीस नहीं है. मैं अपने केसेस की पूरी और ईमानदारी से फ़ीस लेता हूँ, जो डिज़र्व करते हैं, जितनी फ़ीस लेनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा. तो मेरे केसेस की ये फ़ीस नहीं है, ये सिर्फ एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स के लिए जो नोट्स की प्राइस पे नहीं कर सकते, जो लेक्चर्स ऑनलाइन जो लेक्चर सुनते हैं और उसके ऊपर बहुत हैवी वेबसाइट्स को पैसे देते हैं, हज़ारों लाखों रुपये, जस्ट उनके लिए ये इसको मैंने इनिशिएट लिया था. और इसके अलावा मुझे अब बहुत सी ऑफ़र्स भी आ रही हैं, इनफैक्ट गूगल से ऑफ़र्स आ रही हैं कि मैं अपने नोट्स पेड करूँ, मैं अपने लेक्चर्स पेड करूँ. बट इंशाल्लाह ना मेरे कभी लेक्चर्स पेड होंगे और ना ही मेरे नोट्स पेड होंगे. और आप मेरे नोट्स बिला खौफ व ख़तर डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पैसे नहीं कटते, डोंट वरी. नेक्स्ट जी, मेरा जो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये इनिशिएटिव ये भी लिया था कि मैं वो अक्सर मुझसे कांटेक्ट रखना चाहते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, जनरल क्वेश्चंस के लिए. मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहाँ पर चूँकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता डेली बेसिस के ऊपर किसी से बात करना या मैसेज का रिप्लाई करना, रिप्लाई मैं कर ही नहीं पाता, तो लिहाजा मैं करता ही नहीं हूँ. तो बहुत से लोग इस पर नाराज़ भी होते हैं, तो आप नाराज़ ना हुआ करें. आप सिर्फ ये ना देखें कि आपको लगता है कि सिर्फ आप एक है जिसने मुझे कॉल की, मैं यहाँ पर मुझे हज़ारों कॉल्स आती हैं, तो मेरे लिए आसान नहीं होता है कि एक का मैसेज का रिप्लाई करना, अपने काम छोड़कर, अपनी प्रैक्टिस छोड़कर, अपने और केसेस छोड़कर, अपने लेक्चर रिकॉर्डिंग के दौरान में. तो आपकी नाराज़गी बिला वजह है. मैं जहाँ तक मुमकिन हो, जिस चीज़ को मुमकिन हो, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ. रिप्लाई का जो तरीक़ाकार है वो मेरा अपना एक डिफरेंट है. वो ये है कि मैं हर 1 से 5वें नंबर के ऊपर जो मैसेज है उसका रिप्लाई करता हूँ. ये मेरा ग्रामेटिकली सिस्टम है. तो जिसका नंबर आ जाता है 5वें के ऊपर उसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ. लाइक पहले को रिप्लाई किया, फिर 5वें को, फिर 10वें को, फिर 15वें को, 20वें को, इस तरह से रिप्लाई मैं करता हूँ. तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं अपने बॉयज़ के भी और गर्ल्स के भी. कॉमन ग्रुप्स भी है जहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स सभी ऐड हैं, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा. गर्ल्स अगर सेपरेट ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहें तो वो मुझे वॉइस मैसेज करें अपने नाम के साथ,
अपने सिटी LLB ER, या अगर वो लॉयर्स हैं तो अपनी बार के नाम के साथ, जो भी उनकी मदर बार है, तो मैं उनको गर्ल्स ग्रुप के अंदर सेपरेटली ऐड करवा दूंगा। ग्रुप्स के अंदर मैं हर सैटरडे और संडे को 3-3 घंटों के लिए ज़रूर आता हूँ। अदरवाइज ग्रुप्स जो है वो प्राइवेट होते हैं, ब्लॉक होते हैं। सिर्फ सैटरडे और संडे को मैं उनको ओपन करता हूँ, उनके अंदर मैं खुद आता हूँ 3-3 घंटों के लिए, और जितने भी स्टूडेंट्स से गैदरिंग गपशप भी हो जाती है, उनसे बातचीत भी हो जाती है, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके भी रिप्लाई कर देता हूँ। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मेरे लिए इंटरेस्टिंग भी बहुत था। मुझे इस चीज़ को, ज्यूरिस्प्रूडेंस को, चूंकि मुझे वैसे भी शौक है हिस्ट्री को समझने का, तो ये आपके नॉलेज में भी बहुत इजाफा करता है। तो मैं LLB टाइम से ही इसके अंदर मैं बहुत इंटरेस्ट लेता था ज्यूरिस्प्रूडेंस से, कि ये है क्या, कहाँ से जनरेट हुआ। तो बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये एक फिलॉसफी ऑफ लॉ है, एक मदर ऑफ लॉ है, एक लाइफ ऑफ लॉ है, एक नॉलेज ऑफ लॉ है, स्किल ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस कबल अज मसीह, या हम BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, 3rd सेंचुरी, 300 साल बिफोर क्रिस्ट से हम पीछे जाएं तो वहां से ये रोमन अंपायर से स्टार्ट हुआ था। रोमन अंपायर, कैथोतर्तीनिया, ये एक नाम था एक बादशाह का, जिसने बेसिकली लॉ के जो चेक एंड बैलेंस है इसको डेवलप किया। आपने एक लेडी देखी होगी, ब्लाइंड लेडी, उसकी भी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अपने एक लेक्चर में मैंने शायद जिक्र भी किया था। मजीद बताता चलो कि वो एक औरत थी, उसका नाम मेरे माइंड से अभी स्किप कर गया। तो उसके ऊपर आंखों पर जो पट्टी बांधी जाती है, इसका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा मजबूत कॉन्सेप्ट है। वो ये कि उस औरत ने अपने बहन भाई, अपने माँ बाप सभी को मरवा दिया था। उस औरत का जस्टिस के ऊपर बिलीव इतना था, वो कहती थी कि किसी भी शख्स को इंसाफ से महरूम नहीं किया जा सकता। तो वो जब भी इंसाफ करती थी अपने आंखों पर पट्टी बांध लेती थी। बहन भाइयों को, फैमिलीज को मरवाने का उसका जो लॉजिक था, जो उसका प्रिंसिपल था, वो ये था कि ये ना हो कि कल को मैं चूंकि मलका बन चुकी हूँ और मेरे बहन भाइयों में से इनके रेफरेंस से या इनकी अप्रोचिंग से मुझे कहे कि आपने ये काम करना है, ये नहीं करना, तो मुझे इनकी सिफारिश माननी पड़ेगी, तो लिहाजा इनको ख़त्म ही करवा दूँ। खैर, उस एक महात्मा लेडी का अपना एक था, अपना विजन था, और उसका ये विजन इतना इन हुआ दुनिया में कि आज इस वक्त हर कोर्ट में, हर वकील के ऑफिस के अंदर उस ब्लाइंड लेडी की जो मूर्ति है वो पड़ी होती है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये कबल अज मसीह, बिफोर क्रिस्ट, BC से 300 साल पहले ये प्रिंसिपल जनरेट हुआ था। पर्पस इसका लॉ को डेवलप करना, लॉ को आइडेंटिफाई करना, लॉ को पहचानना, इसकी सेंस देना, नॉलेज ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये हमें लॉ का इल्म देता कैसे है। बहुत से आथर ने इसके ऊपर अपनी जो थ्योरीज पेश की, बहुत से ज्यूरिस्ट ने इसके ऊपर अपना जो नॉलेज है वो शेयर किया। किसी ने कहा कि जी लॉ को सोसाइटी जनरेट करती है, किसने कहा लॉ नेचुरल वे से जनरेट होता है, किसने कहा कि लॉ को जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन जनरेट करती है, किसने कहा कि नहीं लॉ खुद ब खुद जनरेट होता है। उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुए, तनकीद भी हुई, रिजेक्ट भी हुई। बट इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी ज्यूरिस्ट ने जो भी राय दी थी वो हद्दुल इम्कान ठीक थी। अगर ये कहा जाए कि लॉ को सोसाइटी डेवलप करती है तो गलत नहीं होगा, लॉ को वाकई सोसाइटी डेवलप करती है। अगर ये कहा जाए कि लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करती है तो ये भी गलत नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट लॉ को डेवलप करती है। अगर ये कहा जाए कि लॉ नेचुरल वे से डेवलप होता है तो ये भी गलत नहीं होगा। हम मुसलमान हैं, हमारा इस चीज़ के ऊपर बिलीव है। बहुत से ऐसे लॉज हैं जिनको इस्लाम के अंदर एज इट इज़ हम उनको कंसिडर करते हैं, वो कुरान पाक से हमने लिया, अहादीस से, जो डायरेक्टली डिवाइन थ्योरीज के जरिए हमारे ऊपर इन्फोर्स हुए। किसास के मामला, दियत के मामला, कत्ल के मामला जो हैं, तो हम वो नेचुरल वे से चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कि लॉ खुद ब खुद जनरेट होता है, तो ये भी बात गलत नहीं है। बहुत से ऐसी क्राइम हैं, ऐसे वाक़यात हैं जो रोज़मर्रा के दौरान नए से नई सूरत के अंदर शक्ल इख्तियार करते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए नए से नए कवानीन बनाने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर तमाम ज्यूरिस्ट ने अपनी अपनी राय दी, किसी को एक्सेप्टेंस मिली, किसी को रिजेक्शन मिली, किसी को जो एप्रिसिएशन मिली, किसी को जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा। तो समथिंग डिफरेंट। हमारा काम है कि जो हमसे पहले या हमसे सीनियर गुजर चुके हैं, या तो हम अपनी इतनी ऑथेंटिक राय लेकर आए कि हम उनको रिजेक्ट करें, अदरवाइज हम सभी की राय का एहतराम जरूर करें। मानना ना मानना समथिंग डिफरेंट। जिसने जो राय दी है वो रिसर्च के ऊपर दी है, और रिसर्च इतना मुश्किल काम है। जो लोग रिसर्च करते हैं, जिन्होंने LLM के अंदर थीसिस किए हैं या जिन्होंने PhDs की हुई, उनको पता है कि रिसर्च कितना मुश्किल काम है और कितने रातों को तो रिसर्च करना। और जिन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है उनकी रिसर्च की रिस्पेक्ट करें। मानना ना मानना समथिंग डिफरेंट। आपको जो थ्योरी बेहतर लगती है आप उसको कंसिडर करें, और जो बेहतर नहीं लगती उसको रिजेक्ट कर दें। ये तो था एक छोटा सा इसका प्रीफेस ज्यूरिस्प्रूडेंस का, कि 300 कबल मसीह जो है बिफोर क्रिस्ट इसको इनिशिएट किया गया। फर्दर इसके अंदर मॉडर्निज्म आती रही आहिस्ता आहिस्ता, और बेसिक इसकी जो मॉडर्निज्म है वो आई थी 18th सेंचुरी में, 1800 ईस्वी के अंदर, आज से कोई 200 साल पहले, जब इसके अंदर बेसिक मॉडर्निज्म आया। और ये बहुत जल्दी से सर्कुलेट की और बड़ी मॉडर्निज्म की तरफ की। बहुत से नए लॉज बने, थ्योरीज बनी।
इन्हीं में से एक लॉ है इक्विटी, जिसके ऊपर मैं अपना एक लेक्चर भी अपलोड कर चुका हूँ, पिछले दिनों में 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। तो इक्विटी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस की ही एक पैदाइश है, इसी की एक बेटी कह लें आप। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिक तो सभी लॉज की माँ है। तो इसने बहुत से नए लॉज इंट्रोड्यूस करवाए सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी को नए लॉज दिए, नया पैटर्न दिया, नया वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ स्टाइल दिया। मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस के मीनिंग क्या है? इसके बेसिक जो मीनिंग्स हैं वो है फिलॉसफी ऑफ लॉ, स्किल्स ऑफ लॉ, लॉ की फिलॉसफी को इंटरप्रेट करना और लॉ के स्किल्स को प्रोवाइड करना, बेसिक मीनिंग है ज्यूरिस्प्रूडेंस के। ब्लैक्स लॉ की डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली इसके मीनिंग है फिलॉसफी ऑफ लॉ, जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी डिफाइन करती है वो फिलॉसफी ऑफ लॉ में डिफाइन करती है। डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसकी डेफिनेशन क्या? बहुत से लोगों ने बहुत सी डेफिनेशन दी। ऑस्टन की डेफिनेशन है, ऑस्टन डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलॉसफी ऑफ लॉ, पॉजिटिव लॉ, a positive law in such in which has been laid down by political superior of controlling the administrative way and administrative affairs। ऑस्टन कहता है कि ये फिलॉसफी ऑफ लॉ जो है ये एक पॉजिटिव वे है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करती है, एडमिनिस्ट्रेशन इसको चलाती है। तो ये भी ठीक है अपनी जगह पर। इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ, सेलमन ने वो क्रिटिसिज्म किया। सेलमन कहता है द एरर इन ऑस्टन डेफिनेशंस इज दैट द बिलीव दैट लीगल प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफाइड टाइम इज ओनली कॉमन इन सिंगल सिस्टम ऑफ लॉ एंड इट कैन नॉट बी डेल्ट इन जर्नल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टन ने इसको ऐसे डिफाइन किया कि इसने एक सिंगल सिस्टम डिफाइन किया है, जर्नल प्रिंसिपल को फुलफिल नहीं करता। तो एनी इन फर्दर्स इनके ऊपर तनकीद भी होती रही, इनको एप्रिसिएशन भी मिलती रही। डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एट प्रेजेंट, मौजूदा दौर में इसकी डेफिनेशन क्या है? मॉडर्निज्म या मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस बिगेन इन 18th सेंचुरी एंड इट फोकसिंग ऑन द स्टडी ऑफ लॉ और लीगल क्वेश्चंस ऑन प्रेजेंट एज। Furthermore, jurisprudence analyzing other disciplines such as philosophy, psychology, economics, etc. It's believed that law are product of value of society। इसका यकीन ये है कि जो लॉ है वो एक वैल्यू देता है सोसाइटी को, एक वैल्यू, एक ताकत, एक रिस्पेक्ट, एक मैनर्स, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग प्रोवाइड करता है। डिवीजन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसको डिवाइड कैसे किया गया? जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ स्टडी एनालिसिस ऑफ 2 or more law which are common in all system of law in all the over the world। जर्नल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये है कि एनालिसिस करना 2 या 2 से ज़्यादा लॉज का, अगर जो कोई कॉमन है या सेपरेट है उनको अगर मर्ज करवाना है, उनको उनके अंदर डिफ्रेंशिएट क्रिएट करवाना है तो कैसे किया जाएगा, उसकी एनालिसिस कैसे होगा, उसके ऊपर थिंकिंग कैसे होगी, उसके ऊपर थिंकिंग कैसे होगी, उसके ऊपर रिसर्च, क्रिटिकल रिसर्च कैसे होगी, एनालिसिस, एनालिटिकल रिसर्च उसके ऊपर कैसे होगी। पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस, पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नैरो देन जर्नल। पार्टिकुलर जो है ये जर्नल की निस्बत थोड़ी सी नैरो है, तंग है, थोड़ी सी कमजोर है, वीक है। जर्नल ओवरऑल इसको ऑब्जर्व करती है, नैरो जो है ये ओवरऑल ऑब्जर्व नहीं करती। एंड इट इज स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लॉ ऑफ एनी कंट्री एज वेल एज एरिया टू। नैरो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो जो नेशनलिज्म को डिफाइन करती है, किसी खास एरिया को, सोसाइटी को। फॉर एग्जाम्पल ये जिरगा सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, तो ये एक खास एरिया को रिप्रेजेंट करता है। लाइक ये हमारे बहावलपुर के अंदर भी पंचायत सिस्टम है, वहाँ पर ये पंचायती सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। बलूचिस्तान के अंदर या केपीके के अंदर जो है जिरगा सिस्टम है, उनकी अपनी अदालतें, वो इन अदालतों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जी हम बेहतर फैसला कर सकते हैं अपने सोसाइटी के हिसाब से। और किसी हद तक ये बात ठीक भी है। अगर इसको हम थ्योरेटिकली देखें तो जो जिरगा सिस्टम है या पंचायती सिस्टम है या एक खुद मुख्तियार अदालती निज़ाम जो है, ये इस अदालती, हालांकि मैं बीइंग एडवोकेट, मैं ऐसे पंचायत के हिस्सा भी रहा हूँ, मैंने ऐसी पंचायतें सुनी भी हुई हैं। एज ए मीडिया पर्सन मैंने कवरेज की है ऐसी पंचायतों की। तो मैंने जो एनालिसिस किया वहाँ पर डिसीजन बहुत जल्दी हो जाते हैं, चूँकि ग्राउंड जस्टिस होता है, ग्राउंड लोग होते हैं, एविडेंस भी ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, विटनेस भी ग्राउंड पर मौजूद है, अक्यूज पार्टी भी, विक्टिम भी। तो डिसाइड करना किसी भी मामले को आसान होता है और जल्दी होता है। उन लोगों के पास खैर अपनी एक दलील है, बट बीइंग एडवोकेट में इस चीज़ को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि हमने हलफ आइन का लिया हुआ है। तो जो चीज़ आइन के मातहत होगी, जो चीज़ आइन के अकॉर्डिंग चलेगी, हम उसी को मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हम किसी भी जरगा सिस्टम या पंचायत को नहीं मानते। बट मैं अगर अपना पर्सनल व्यू दूँ एडवोकेट से हटकर, एक लॉयर से हटकर, तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि वो सिस्टम अदालती निज़ाम से इसलिए फास्ट है कि वो लोकल ग्राउंड के ऊपर ही जस्टिस प्रोवाइड करता है, तो लोग उसके ऊपर बिलीव ज़्यादा रखते हैं। बट अब वहाँ से भी लोग कोर्ट से कंसर्न करने लग गए हैं, कोर्ट से रजू करने लग गए हैं। बट एनीवे, एक लॉजिक था आपको समझाने के लिए। पीरियड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, देयर इज नो यूनानिमस, मुतफिका राय, इकट्ठी राय शुमारी, कंबाइंड सोच, कंबाइंड म्यूचुअल कंसेंट, ओपिनियन रिगार्डिंग द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इट इज बीइंग डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग 3 हेड्स। इसको डिफरेंट 3 हेड्स के अंदर डिस्कस किया गया। इसके ऊपर कोई ऐसी मुतफिका राय नहीं आ पाई ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर।
हर शख्स की जारी बात है, अगर मैं ऑथर हूँ, मैंने अपने नोट्स बनाए तो मैं उसके ऊपर अपने तरीके से चलूंगा, मैंने उसको बिल्कुल ही यूनिक और डिफरेंट वे के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन इससे पहले जो जूरिस्ट थे उनका एक प्रॉपर वे था, उनका अपना एक फ्रीक्वेंटली वे था, मेरा अपना फ्रीक्वेंटली वे है। मैं अपने आप को कहता हूं कि मेरे जो नोट्स है वो परफेक्ट हैं, वो कहते हैं जी हमारे नोट्स। तो हर शख्स को जो बेहतर लगता है, जो उसको अच्छा लगता है, वो उसको इंट्रोड्यूस करवा देता है, वो उसको लिख देता है, या जिसकी जो रिसर्च होती है वो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि वो गलत था या ये सही है। तो हर शख्स अपनी अपनी जगह के ऊपर ठीक है, उसकी अपनी एक रिसर्च है, उसका अपना एक एनालिटिकल व्यू है जिसको उसने डिफाइन किया अपनी थ्योरी में, अपने नोट्स में। पीरियड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, बेसिकली इसके 3 पीरियड है। अर्ली पीरियड, इन अर्ली पीरियड जूरिस्प्रूडेंस वाज बेस्ड ऑन मॉरल एंड रिलीजियस अफेयर व्हिच हैज क्रिएट कन्फेशन। इन अर्ली पीरियड जूरिस्प्रूडेंस बेस्ड मॉरल एंड रिलीजियस अफेयर, जो इसका स्टार्ट का इरा था, जो स्टार्ट का इसका दौर था, वो बेस करता था मॉरल और रिलीजियस के ऊपर। मॉरल किसी भी सोसाइटी के अपने एथिक्स, अपने इखलाकियात। अब जो मॉरल लॉज होते हैं वो हर जगह पर सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। लाइक हमारे पाकिस्तान में हम एक रिलीजियस कंट्री है, एक डिक्लेयर्ड इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं कि हम इस्लाम से हट ही नहीं सकते। अब हमारे इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी आप रोड के ऊपर खड़े होकर किस कर रहे हो और आपको कोई पूछेगा नहीं, तो अवाम मार मार के बंदर बना दे सी। हमारे कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप इंग्लैंड का माहौल यहाँ पर अडॉप्ट करें। लेकिन इसके पैरेलल आप अगर इंग्लैंड में जाते हैं, आप अमेरिकन सिटीजन हैं, आप स्विट्जरलैंड के अंदर है, कनाडा के अंदर है, तो वहां पर आप अगर आपका दिल करता है तो आप रोड के ऊपर खड़े होकर किस कर दें। तो ये मॉरल लॉज है। मॉरल लॉज की जो वैल्यू है वो डिफरेंशिएट है, हर वेरी करती है कंट्री वाइज, सिर्फ कंट्री वाइज नहीं, स्टेट वाइज भी। लाइक लाहौर है, ये थोड़ा सा मॉडर्न सिटी है, एक डेवलप एडवांस सिटी है पाकिस्तान के बाकी शहरों में। अब यहां पर अगर आप शॉर्ट पहनकर घूमते हो तो डजंट मैटर, कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन इसके पैरेलल अगर आप यही शॉर्ट पहनकर हमारे बहावलपुर में चले जाए तो वहां पर हर बंदा रोके बोलेगा तेनू अक्ल कोई नहीं है, तमीज कोई नहीं चलने की बाहर। तो डिफरेंट वेरी करता है ना, मॉरल जो लॉज है वो डिफरेंट होते हैं। मॉरल लॉज आपके बेसिकली निकलते हैं या तो रिलीजियस से, आपके मजहब से, या आपकी जो विरासत है, आपकी जो एक आपका कल्चर है, आपकी ट्रेडिशन है, उससे आपके मॉरल व्यूज निकलते हैं। सेम उसी तरह से अगर हम देहातों की बात करें तो वहां पर लोग धोती पहनकर चलते हैं और कोई उनको नहीं पूछता है, तो बेसिकली ये वहां का लॉ है। अब अगर वही धोती पहनकर कोई लाहौर के अंदर अगर चलेगा तो हर शख्स बोलेगा कहां से आ गया। तो वेरी करता है ना, हर शख्स के, हर इलाके के, हर एरिया के जो लॉज है वो डिफरेंट होते हैं, वो मैटर नहीं करते, वो एग्जिस्ट नहीं करते एक एरिया के दूसरे एरिया में। तो ये मॉरल जो लॉज होते हैं, ये जो रिलीजियस लॉज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस लॉज कौन कौन से होते हैं। हमारे यहाँ पर 5 गाना नमाज पढ़ने की पाबंदी है, हर शख्स को ये इस्लामी हुक्म है कि आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। हमारे यहाँ पर आप किसी भी गैर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, ना किसी गैर अल्लाह को पूछ सकते हैं, ना किसी को सजदा कर सकते हैं। लेकिन इसके पैरेलल अगर आप हमारे हमसाया मुल्क में जाएं, इंडिया में, तो वहाँ पर जो उनके भगवान हैं, जो उनके गॉड हैं, वो उनको सजदा भी करते हैं, उनको चूमते भी हैं, उनसे मांगते भी हैं। हमारे मज़हब में ये हराम है, उनके मज़हब में ये हराम है। तो रिलीजियस जो लॉज होते हैं ये भी वेरी करते हैं स्टेट वाइज, आपके एरिया वाइज, क्योंकि ये भी हर जगह पर एक्चुअली और फ्रीक्वेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ऑस्टन प्रोवाइड अ सेपरेट लॉज फॉर आर मोरालिटी डिफाइंड बोथ ऑफ 2 सेपरेट्स दैट jurisprudence is a body of rule which had been enforced by the ruler of the state at the time scope of jurisprudence was limited to the study of concept of positive law। उस वक्त जब ऑस्टन का टाइम था तो स्कोप जो था jurisprudence का वो बहुत लिमिटेड था, वो इतना ब्रॉड नहीं था, इतना बड़ा नहीं था। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ऑस्टन की बहुत सी थ्योरीज परफेक्ट थी, बट चूंकि उस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग माइंड है वो इतने ज़्यादा ब्रॉड नहीं थे जो उसकी थ्योरीज को समझ सकते। तो ऑस्टन ये कहता है कि जो थ्योरीज है, जो लॉज है, वो डिफाइन किए जाते हैं जो रूलर ऑफ स्टेट होता है, जो स्टेट का हुक्मरान है उसकी तरफ से डिफाइन किए जाते हैं। तो दैट इज राइट, किसी हद तक ये भी ठीक है, लेकिन सभी रूलर जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के रूलर, जैसे कि पाकिस्तान के एक हमारे इससे पहले एक स्टेट रूलर आए थे परवेज मुशर्रफ, तो उन्होंने जिना बिल जबर एंड जिना बिल रजामंदी के ऊपर एक लॉ इन्फोर्स करवाया। तो जिना बिल रजामंदी का जो लॉ है वो खत्म कर दिया गया, चूंकि हमारा इस्लामिक स्टेट था तो हम ये चीज़ तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तो हम ये जो इसकी थ्योरी है ये भी एक स्पेसिफिक टाइम और एक स्पेसिफिक एरिया के लिए है, हर जगह पर ये एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स आकर ये इंट्रोड्यूस करवा दे कि जी आप रोड के ऊपर खड़े होकर किस कर सकते हो, जना बिल रजामंदी जो है ये जायज़ है, आप किसी के साथ भी आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, आप किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन कायम कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर तो दंगे फसाद हो जाएंगे, यहाँ तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, लोग मार देंगे ऐसे लोगों को। तो वजह क्या है, हमारा मजहबी स्टेट है, हमारी मजहबी रियासत है, हम अपने मजहब से हटकर नहीं चल सकते।
हम ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकते जिसकी हमारे मजहब के अंदर इजाजत ना हो, जिसकी इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता। तो लिहाजा ऑस्टिन की ये जो थ्योरी है कि लॉ को रूलर इंट्रोड्यूस करवाता है, ये एक स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक स्टेट की हद तक तो ठीक है, ओवरऑल ये थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती। मॉडर्न पीरियड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, एट द प्रेजेंट देयर इज अ टेंडेंसी टू विच द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस प्रेजेंट व्यू the scope of jurisprudence cannot be limited other disciplines such as philosophy, psychology, economics etc. It believed that law is product value of society, जो पहले मैंने आपको बता दी ऑस्टिन की थ्योरी वही सेम यही है। मॉडर्न व्यू ऑफ पीबे मुखर्जी, ये एक इंडिया का मुखर्जी साहब हैं, उनकी अपनी एक थ्योरी वो भी मैंने इसके अंदर मेंशन की थी। jurisprudence, political, social, economics and cultural ideas, it describe the relation of the man with state and society। इनकी थ्योरी जो है इसके अंदर काफ़ी वजन है। ये कहते हैं कि जी ये एक ऐसी एनालिसिस है पॉलिटिकल, सियासी सोच विचार का, सोशल, हमारी एक सोशल एक्टिविटीज़ का, हमारी इकोनॉमिक और सोशोलॉजी। अब फर्ज अमल हमारी इकोनॉमिक्स ही बैठ गई है। अब इस्लाम कहता है कि जी सूद नहीं लेना, ना सूद देना है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई है, क्या करें? सूद ना ले, मुल्क ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो क्या करें इसका? अब हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ा कि ठीक है, मुल्क की हद तक हम सूद को इन्फोर्स करवाएंगे, बेशक सूद नहीं लेगा, लेकिन स्टेट को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो लिहाजा ये IMF से सूद के सेंस में पैसा लेती है। तो ये डिपेंड करता है आपके सोशल और आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कि आपने कैसा लॉ डेवलप करवाना है, किस मामले की हद तक और किस फील्ड में आपने उसकी डेवलपमेंटेशन करनी है। इट डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ द मैन विद स्टेट एंड सोसाइटी, इसको डिस्क्राइब करती है स्टेट, सोसाइटी, आदमी, लोग जो हमारे माशरे के हैं। लाइक हमारे एक्सटर्नल अफेयर क्या होने चाहिए, इंटरनल अफेयर क्या होने चाहिए, हमारी इकोनॉमिक्स, डिफरेंट लॉज। अब यही इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल पाकिस्तान के अंदर है वो ये है कि जी सूद ना लिया जा सकता, ना दिया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल लॉ है वो कहता है कि ठीक है जी हम सूद पर आपसे पैसा लेते भी हैं और देते भी हैं इन डिफरेंट वे। तो ये वेरी करते हैं आपकी इकोनॉमिक्स, सोशल, आपके वेलफेयर, आपकी सोच के ऊपर, आपकी कंट्री की वर्थ और इसकी बेस के हिसाब से। मॉडर्न व्यू ऑफ रेड क्लिफ, लॉर्ड रेड क्लिफ, लॉर्ड रेड क्लिफ को तो सभी जानते होंगे, कोई भी इसके नाम से इसका नाम ठगा छुपा नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस जो है, नॉलेज ऑफ लॉ जो है, ये एक हिस्ट्री का पार्ट है। आप अपनी हिस्ट्री को भी मर्ज करते हैं अपने प्रेजेंट के अंदर और अपने फ्यूचर के अंदर। अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशोलॉजी, ये इकोनॉमी का भी पार्ट है और सोशोलॉजी का भी पार्ट है। सोशोलॉजी को भी आप मर्ज करते हैं, इकोनॉमी को भी आप मर्ज करते हैं। एंड अ पार्ट ऑफ एथिक्स एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, और ये एथिक्स का भी पार्ट है और लाइफ की फिलॉसफी है। एथिक्स के ऊपर मैं पहले भी आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एथिक्स हर कंट्री के, हर स्टेट के डिफरेंट होते हैं। हमारे एथिक्स ये हैं कि औरतों की इज्जत की जाए, हमारे एथिक्स ये हैं कि औरतें बापर्दा रहें, लेकिन इंग्लैंड के एथिक्स ये हैं कि औरतें बापर्दा ना भी रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका एथिक, उनकी कल्चर ही ये है, लेकिन हमारा कल्चर उनके अगेंस्ट है। तो एथिक्स जो लॉज होते हैं वो वेरी करते हैं हर स्टेट के हिसाब से, डिफरेंट स्टेट के अंदर ये जो डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रिमूव ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉ, सबसे पहले तो इसने जो कॉम्प्लिकेशन है लॉ की उसको रिमूव करना है। बहुत सी इम्बिग्विटीज आ जाती हैं लॉ के अंदर, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, पेचीदगी आ जाती हैं, समझ नहीं आ रही होती कि लॉ क्या कहता है। तो ये आपको एक सेंसिबल माइंड प्रोवाइड करती है, एक सेंसिबल ट्रैक प्रोवाइड करती है कि आपने इस चीज़ को कैसे सोचना है। फिर आप हिस्ट्री को देखते हो, आप अपने रिलीजियस को देखते हो, आप अपने कल्चर ट्रेडिशन को देखते हो, उसके बाद आप उस कॉम्प्लिकेशंस को दूर करते हो। सोल्यूशन ऑफ न्यू प्रॉब्लम, अगर नई प्रॉब्लम आ जाए उनका सोल्यूशन, ये आपको एक ऐसा पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है जूरिस्प्रूडेंस, आपको एक नॉलेज ऑफ वे, एक फिलॉसफी ऑफ लॉ प्रोवाइड करती है जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के बाद, कि आप डिफरेंट नई प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस ढूंढते हो। कि यार फॉर एग्जांपल एंटी टेररिस्ट एक्ट जब आया तो ये कब आया? जब बम धमाके ब्लास्ट होना शुरू हुए। इससे पहले क्या था कि जी अगर किसी कत्ल किया तो उसके ऊपर 302 लग जाए। तो इनिशियली जब बम धमाके हुए तो उन लोगों के ऊपर 302 ही लगी, लेकिन जूरिस ने ये रियलाइज किया कि नहीं यार, ये 302 तो उस बंदे पर लगती है जो एक को मारता है, यहाँ पर तो ये सैकड़ों लोगों को मारते हैं, फिर खौफो हिरास मार्केट में, माशरे में, इलाके में फैलता है। तो इनकी सजा और होनी चाहिए, इनके ऊपर सजा का एक्ट और लगना चाहिए। ये कॉमन सेंस कंसीडर नहीं करती कि इनके ऊपर भी वही सजा अप्लाई हो जो एक आम बंदे को होती है। आम बंदा तो एक बंदे को मारता है, ये सैकड़ों को मारते हैं, लाखों के अंदर खौफो हिरास पैदा करते हैं, करोड़ों लोगों का नुकसान करते हैं। तो वहां पर फिर नई सजा, नया लॉ 780A इंट्रोड्यूस करवाया गया, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया कि नहीं, अब जो बंदा बम धमाका करेगा, ब्लास्ट करेगा, उसके ऊपर ये सेक्शन लगाकर उसको प्रोसीड किया जाएगा। इंटरप्रेट ऑफ लॉ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, किसी भी लॉ के अंदर कोई इम्बिक्विटीज आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, तो उसको इंटरप्रेट करना किसका काम है? जूरिस का। सबसे बड़े इंटरप्रेटर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस साहिबान है, उनका काम है किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करना। जब कोई लॉ
ऐसी कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर आ जाए कि नीचे डिपार्टमेंट को, नीचे लोगों को समझ ना आ रहा हो कि अब इसको कैसे हमने हल करना है, कैसे प्रोसीड करना है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस साहिबान है वो उसको इंटरप्रेट करते हैं। ट्रेनिंग ऑफ माइंड, ये हमारे माइंड की ट्रेनिंग करता है, हमें रियलाइज कराता है कि नहीं ये लॉ है, हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है। फॉर एग्जांपल माइंड की ट्रेनिंग कैसे होती है? पाकिस्तान के अंदर 302 की सज़ा है कत्ल। 302 जुर्म क्या है? किसी को कत्ल करना। तो ये हमें ट्रेन करता है कि भाई आपने किसी को कत्ल नहीं करना, अगर आपने किसी को कत्ल किया तो आपको सज़ाए मौत दे दी जाएगी या आपको 25 साल की सज़ा दे दी जाएगी। तो लिहाजा अगर आपने अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है, जेल में नहीं जाना, तो फिर किसी को कत्ल ना करें। अगर आपको शौक है कि आपने जेल में जाना या आपने सुसाइड ही करना, फिर किसी को मार के खुदकुशी करवा लें और फंदे के ऊपर लटक जाए जाके। तो ये हमें ट्रेन करता है कि हमने एक पीसफुल वे से चलना है, हमने एक पीसफुल माइंड के साथ रहना है, हम लोगों को तंग नहीं करना, हमने लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के ऊपर, पब्लिक न्यूसेंस के ऊपर मेरा लेक्चर अपलोड होने वाला है सीआरपीसी का, तो वहाँ पर हमें बताता है कि अगर आपने किसी छोटी सी जगह के ऊपर लोगों को डिस्टर्ब किया तो आपको हरजाना हो जाएगा, आपको जुर्माना होगा, आपको 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन सज़ा होगी, आपको महीना जेल में रहना पड़ेगा। तो ये हमें पीसफुली सर्कुलेट करने का तरीका बताता है, हमें ट्रेन करता है। माशरे के अंदर हमें एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाता है, हमें सोशल एनिमल नहीं, हमें एक अशरफुल मखलूकात बनाता है लॉ के। आपने ना किसी को तंग करना है, ना आपने कोई ऐसा काम करना है जिससे लोग आपसे तंग हो। तो लिहाजा इंसान बन के बंदे दे पुत्रा तरह तुसा माशरे च रहना है, अतरी चुकनी। लीगल लैंग्वेज एंड ग्रामर्स के ऊपर, लीगल लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप देता है, चूंकि जो लीगल लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। अगर लॉ की इंग्लिश को आप पढ़ें और फ्रीक्वेंटली आप एमए इंग्लिश या किसी और इंग्लिश को पढ़ें तो वो डिफरेंट है। लॉ की इंग्लिश को इंटरप्रेट करना, इसको समझना थोड़ा सा डिफरेंट है बनिस्बत दूसरी इंग्लिश के। लीगल टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाता है। टू स्टडी फॉरेन लॉज, जो बैरूनी लॉज हैं उनको स्टडी करवाना, यानी कि बैरूनी लॉज की जजमेंट को पढ़ना, इसको बताता है कैसे आपने पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट जूरिस्प्रूडेंस इज अ बेसिकली थ्योरेटिकली सब्जेक्ट and also has a practical in education value. The practical value of purpose of jurisprudence is to remove problem from society. ये एक theoretical भी थ्योरी भी है, जैसे कि हर शख्स की अपनी थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल भी है। माशरे के अंदर ट्रेनिंग ऑफ माइंड, फॉरेन स्टडी अफेयर्स, फॉरेन स्टडी कंसर्न्स, सोशल एक्टिविटीज़, इन चीज़ों के बारे में हमें प्रैक्टिकली भी इन्फोर्स करवाता है और थ्योरेटिकली भी हमें बताता है, ताकि हमारे नॉलेज के अंदर, हमारी लॉ को समझने की ग्रिप के अंदर इजाफा हो। तो ये दोनों तरह से इंपॉर्टेंस रखता है जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एसेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।